गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ज्ञान भारती चैनल के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मशीन डिज़ाइन चैप्टर का पहला अध्याय। पहले अध्याय में हम देखेंगे अध्याय के फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मशीन डिज़ाइन की डेफिनेशन। मशीन डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डिज़ाइन की, कि डिज़ाइन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। डिज़ाइन करने का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिएट करना, यूनिक चीज़ क्रिएट करना, नवीन चीज़ को बनाना, किसी चीज़ की परिकल्पना करना। ठीक है, उस यूनिकनेस यानी नयापन, आपकी द्वारा बनाई गई चीज़ का में एक नयापन होना चाहिए। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग इस प्रोसेस को हम डिज़ाइन बोलते हैं। अच्छा, मशीन डिज़ाइन को अगर आपको कोई वाइवा में पूछता है कि किस तरह परिभाषित करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे किसका डिज़ाइन कर रहे हैं, मशीन का, है ना। तो मशीन डिज़ाइन जब आपसे कोई पूछता है कि भाई मशीन डिज़ाइन क्या सब्जेक्ट है, क्या पढ़ते हैं, क्या होता क्या है, तो आप सिंपली साधारण शब्दों में बोल सकते हैं कि मशीन डिज़ाइन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम मशीनों को नई मशीनें बनाना, ठीक है, बनाना सीखते हैं और उनमें सुधार करते हैं, या पहले से बनी हुई मशीनों को और एफिशिएंट बनाते हैं। ठीक है, तो मशीन डिज़ाइन का अगर आपको डेफिनेशन क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं मशीन डिज़ाइन वो सब्जेक्ट है जो हमें जिसके अंतर्गत हम नई मशीनें बनाना सीखते हैं और पहले से बनी हुई मशीनों में सुधार करना सीखते हैं। ठीक है, उन सुधार क्यों करना पड़ता है, कई बार हम पूरा जो मशीन होती है उतनी एफिशिएंट नहीं होती और हमको लगता है कि हाँ भाई इसकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं तो हम इनसे ज़्यादा अच्छा वर्क ले सकते हैं। अन्यथा अगर मशीनों में सुधार नहीं करेंगे तो दूसरी कोई नई मशीन आएंगी, वो उनको आउटडेट कर देंगी। ठीक है, दूसरी चीज़, आप वो मशीनों को कोई भी मशीन एक खास जगह बहुत अच्छी इफेक्टिव है, मान ली पक्की रोड है उत्तर प्रदेश में, आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, बहुत अच्छी चल रही है, पर वही गाड़ी आप राजस्थान में मरुस्थलीय एरिया में ले जाएंगे तो वो गाड़ी उतनी एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगी। तो आप उस ऑटोमोबाइल में क्या ऐसा सुधार करें कि वो वहाँ पे भी एफिशिएंटली वर्क कर सके, उसके व्हील में या इंजन में या उसकी बॉडी के डिज़ाइन में, है ना। तो ये तो होगी डिज़ाइन की डेफिनेशन। अब आते हैं टाइप ऑफ डिज़ाइन, कि किस तरह के जो डिज़ाइन किया जाता है उसका वर्गीकरण क्या है, कि मतलब हम कोई डिज़ाइन प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, कोई डिज़ाइन प्रोसेस को हम इनिशिएट कर रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएगा। तो ये भी जानना जरूरी होता है कि आपको मालूम होगी कि आप जो डिज़ाइन का वर्क दिया जा रहा है, अब इंडस्ट्री में एम्प्लॉय होते हैं और आपको कोई टास्क दिया जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में डिज़ाइन कर रहे हैं। तो टाइप डिज़ाइन की मुख्यतः 3 कैटेगरी हैं। डिज़ाइन का क्लासिफिकेशन यहाँ देखेंगे तो पहली कैटेगरी है टाइप ऑफ डिज़ाइन में एडेप्टिव डिज़ाइन, डेवलपमेंट डिज़ाइन, और तीसरा है न्यू डिज़ाइन। तो यहाँ एडेप्टिव डिज़ाइन क्या होता है। एडेप्टिव डिज़ाइन हम उस डिज़ाइन प्रोसीजर को कहते हैं जिसमें हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, पहले से ही कोई मौजूद मशीन है जिसको हम किसी नई कंडीशन में यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने उसका उदाहरण दिया आपको, मान लीजिए कोई व्हीकल है, आप गाड़ियाँ देखते रोड पे दौड़ती हैं, मेटल रोड जिसको बोलते हैं, पक्की सड़कों पे, पर वही गाड़ी अगर आप देहात में उतार दो या कच्चे खरंजे में या फिर कच्ची रोडों पे या ऐसी मिट्टी पे, जैसे कि आपकी देखिएगा आप जो मिट्टी मतलब भुरभुरी हो, ठीक है, लूज मिड सॉयल हो, जैसे कि आपकी खेती की मिट्टी, तो आपने ये देखा होगा कि जो खेती के जो ट्रैक्टर होते हैं उनके टायर के जो रियर टायर होते हैं, पीछे वाले टायर जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बनाए जाते हैं,
वो क्यों बनाया जाता है ऐसा? क्योंकि उसमें वो डिज़ाइन करके वो सुधार किया गया, क्योंकि देखा गया कि वो गाड़ियाँ जिनके चारों पहिए बराबर होते हैं, जब हम उनको खेती में एम्प्लॉय करते हैं, मान लीजिए इंजन पावर का यूज़ करके हम मिट्टी जोतने का काम कर रहे हैं, तो भुरभुरी मिट्टी में वो गाड़ी अपने वजन से सिंक होने लग जाती थी, डूबने लग जाती थी, मिट्टी में धंस जाती थी। तो इसीलिए जो ट्रैक्टर के टायर को जो बड़ा बनाया गया, उसका साइज़ बड़ा कर दिया गया, इसी वजह से किया गया। तो इस तरह का जो डिज़ाइन में जो सुधार किया जाता है कि मान लीजिए कोई विशेष परिस्थिति में हम यूज कर रहे हैं, तो हम उसको एडेप्टिव डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह लेथ मशीन्स हैं। लेथ मशीन में हम लोग क्या करें, मान लीजिए हमारी कंपनी कोई ऐसा खास प्रोडक्ट बनाती है जिसमें हम 1 या 2 प्रोसेस एक ही मशीन में कर सकते हैं। तो उस लेथ मशीन में मान लीजिए हम दो सुधार कर दें, कटिंग टूल्स कोई नया लगा दें, या चक कोई खास एंगल पे एडजस्ट कर दें। तो इस तरह का जो डिज़ाइन होता है, जो कोई खास या छोटे पीरियड के लिए हमको उसमें काम लेना है, तो उस तरह के डिज़ाइन को हम लोग एडेप्टिव डिज़ाइन कहेंगे। यानी सिचुएशन आई और हमने उसको, जैसे सर्दियाँ आती है तो हम लोग क्या करते हैं, गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, है ना। गर्मियाँ आती है हम लोग भाई कॉटन कपड़े उतार लेते हैं, यानी स्मॉल एडजस्टमेंट करना होता है। तो इस तरह के डिज़ाइन को हम लोग एडेप्टिव डिज़ाइन बोलते हैं। इसमें हम कोई नया चीज़ नहीं कोई विशेष क्रिएट करते, बस ये होता है कि कोई पहले से मौजूद मशीन है पर उसकी कंडीशन चेंज हो गई, या हमको उससे कोई और काम लेना है, ठीक है, थोड़े पीरियड के लिए, तो हम उसमें कुछ सुधारात्मक बदलाव करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एडेप्टेशन, मतलब सिचुएशन के हिसाब से एडेप्ट कर लिया, अपना लिया, तो एडेप्टिव डिज़ाइन कहा जाता है। अब आता है डेवलपमेंट डिज़ाइन। डेवलपमेंट डिज़ाइन क्या होता है कि कोई ऐसी मशीन है जो कि अब ऐसा लगता है कि अपनी प्रासंगिकता खो रही है, ठीक है, यानी काम तो अभी भी ले रहे हैं पर उतना जो हमारा जो काम का रिक्वायरमेंट है उसको सफिशिएंटली पूरा नहीं कर पा रही है। तो हम क्या करेंगे, उसी को विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे, उसी मशीन से हम कुछ यूनिक कुछ बनाएंगे। यानी इस तरह के डिज़ाइन में लंबा प्रोसीजर लगता है और ये कोई शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होती। हम देखते हैं कि हाँ भाई इसकी एम्प्लॉयबिलिटी यहाँ नहीं हो पा रही है, हम इसमें क्या सुधार करें कि हम इसको और जगह यूज़ कर सकें, है ना। तो भाई आप ये देखते हो, आप सुनते होंगे कि लोग मतलब जो बहुत ही रिच लोग होते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो उसमें वो मॉडिफिकेशन करवाते हैं। वो तो शौकिया तौर हो गया, पर मैं एक पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि कैसे दोनों चीज़ें सेम हैं। तो वो क्या करते हैं, गाड़ियों में भाई मान लीजिए उनकी बॉडी उसको पसंद नहीं है, पूरा सिल्वर से प्लेट कवर करा लेते हैं, या फिर वो उनको लगता है कि यार ये तो सबके पास एक प्रोडक्ट मेरी जो गाड़ी है यूनिक होनी चाहिए, तो उसमें वो लाइटिंग वाइटिंग लगवा देते हैं, एक्सल चेंज करा देंगे, टायर बड़ा लगवा देंगे। इस तरह का जो वो एडजस्टमेंट करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, बॉडी व्हीकल के मॉडिफिकेशन, तो वो एक तरह से डेवलपमेंट डिज़ाइन में आता है। अच्छा, इसमें ये भी है कि डेवलपमेंट डिज़ाइन में आप शुरू करेंगे किसी पहले से ही बनी हुई किसी मशीन को एज ए इंस्पिरेशन लेंगे, और उसमें इतना मॉडिफिकेशन हो जाएगा, जब वो नया प्रोडक्ट आएगा वो अपने पहले के प्रोडक्ट से कोई उसका कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे, एकदम लगेगा कि ये न्यू प्रोडक्ट आपने बना दिया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट डिज़ाइन, ठीक है। यानी पहले से बने हुए मशीन में आपने क्रांतिकारी बदलाव किए, क्रांतिकारी बदलाव करके उसको इस लायक बना दिया है कि अब उस आपकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसको भी सफिशिएंट कर पा रहा है, और जो लोग देख रहे हैं उस मशीन को ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको भी लगेगा कि ये भाई कोई एकदम न्यू मशीन है, पर वो होती क्या है, पुराने से किसी से इंस्पिरेशन लेके आपने नहीं। जैसे भाई इंजन्स जो बने हमारे, आईसी इंजन इनको कहा जाता है, तो सबसे पहले तो ये इंटरनल ब्लास्ट करके वो CISI इंजन जो हैं, इनका यूज़ आटा चक्कियों मिलों में होता था, फ्लोर मिल्स में होता था, फ्रांस, जर्मनी, इन यूरोपियन कंट्रीज़ में। पर किसी ने को लगा कि यार इस पावर का इस्तेमाल हम किसी और काम में भी कर सकते हैं। अगर इस इंजन से जो पावर जनरेट हो रही है, इसको हम क्या कोई गाड़ी प्रोपेल करने के लिए कर सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने फिर वैसा डिज़ाइन प्रोसीजर शुरू किया, क्लच प्लेट, शाफ्ट ये सब बनाए और गाड़ी को प्रोपेल करना सीख गए। इसी तरह जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया। अब भाप का इंजन बना दिया उसने, उसका यूज़ होता था कोयला, यूरोप की, इंग्लैंड की जो कोयला खदानें थी वहाँ से अंदर से जो कोयला माइंस के अंदर से भाप के इंजन की पावर का यूज़ करके बाहर सरफेस पे लाने के लिए। पर किसी डिज़ाइन इंजीनियर के दिमाग में खुराफात आई कि अरे इस पावर को अगर हम थोड़ा बड़ा बना दें, यानी जो स्टीम जनरेट कर रही है उसका प्रेशर बढ़ा दें और उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, तो हम तो इससे
बड़ी बड़ी ट्रेनें या बड़े बड़े वैगन खींच सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि पहली ट्रेन जो दुनिया में बनी थी वो आपकी कहाँ बनी थी, इंग्लैंड में बनी थी, है ना। तो इस तरह के जो डिज़ाइन प्रोसीजर होते जो पहले की हुई मशीन से ही इंस्पिरेशन लेके और उसमें रेडिकल चेंज करके या उसकी पावर को एम्पलीफाई करके कैसे उसकी पावर को कई गुना बढ़ा के यूज किया जा सके, तो इनको हम डेवलपमेंट डिज़ाइन बोलते हैं। अब आता है न्यू डिज़ाइन। न्यू डिज़ाइन में क्या होता है, यहाँ लगता है आपके इंजीनियरिंग के पूरे स्किल लग जाते हैं। न्यू डिज़ाइन ऐसा होता है कि कोई आपको नया काम है जिसको समाधान निकालना है, आपको कोई ऐसी मशीन बनानी कि भाई यही काम कर पाएगी वो, ठीक है। तो ऐसे समय में आपको पता है कि मॉडर्न ये इसकी नौबत कब आती है कि मान लीजिए जैसे ये अपने मंगल मिशन है, तो इससे पहले तो कोई गाड़ी मंगल पे नहीं गई। मंगल की धरती अलग है, टोपोग्राफी अलग है, प्रेशर अलग है, ग्रेविटी अलग है। तो यहाँ की बनी हुई व्हीकल्स हो गई, वहाँ पे चल पाएंगी क्या? नहीं। तो वहाँ पे फिर हम लोग न्यू डिजाइनिंग प्रोसीजर अपनाया जाता है। उसमें हर चीज़ सुई से लेके पहाड़ तक सब आपको ही देखना होता है, आपको ही सोचना होता है, आपको ही प्लान करना पड़ता है। पहले से कोई मशीन नहीं है जो मंगल पे होके आई हो जिसको देख के आप हाँ इसका मॉडल को हम थोड़ा सा सुधार कर दें, मॉडिफाई करके यूज़ कर सकें, है ना। तो या फिर जब पहली पनडुब्बी बनी, भाई इससे पहले तो जो जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थे वो थे भाई सरफेस पे होते थे, भाई नाव पे होते थे या फिर आपका भाई बैलगाड़ियों पे होते थे। पर जब ये परिकल्पना की गई भाई यार अंडर वाटर हमको कोई व्हीकल बनाना है, तो उसके लिए पूरा न्यू डिज़ाइन लाना पड़ा भाई कि कहाँ से, कोई मशीन तो थी नहीं जिसको सुधार कर दो आप और भाई चलो। तो ये जो एकदम यूनिक फर्स्ट टाइम जिन टास्क जो एकदम यूनिक टास्क होते, एकदम नए टास्क भाई कि भाई चलो मंगल ग्रह पे जाना है या अंडर वाटर हमको ट्रेवल करना है ओशियंस में, तो अब ये न्यू टास्क है, हर चीज़ नहीं है। मतलब आपको कोई ऐसी मशीन पहले से नहीं है जो अंडर वाटर कभी ट्रेवल की हो, अंडर वाटर उसने ट्रांसपोर्टेशन किया हो। तो उस समय हम लोग न्यू डिज़ाइन प्रोसीजर, वो जो डिज़ाइन प्रोसीजर होगा पनडुब्बी बनाने का या मून पे लैंड करने वाला व्हीकल रोवर बनाने का, या मार्स के सरफेस पे जो अपोलो 11 पहली बार लैंड किया था, तो वो सब व्हीकल जो जिन लोगों ने डिज़ाइन किए वो एकदम न्यू कॉन्सेप्ट पे थे, अपने नॉलेज से ग्रेविटी कैलकुलेशंस पे हर चीज़ जीरो सुई से लेके पहाड़ तक सब आपको करना है। कोई चीज़ पहले से आपके पास नहीं है जिसमें मॉडिफिकेशन करके आप वहाँ पे इसको अप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो ये टास्क ड्रिवन होते हैं। क्या होते हैं? टास्क के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। कोई काम, कौन से काम की मशीन बनानी है, अगर ऐसे काम है जो पहले ही से ही है यूज हो रहे हैं तो आप मॉडिफिकेशन कर लोगे। भाई चलो भाई लेथ मशीन बनानी है, तो लेथ मशीन में हमको भाई 3 चक की जगह 4 चक वाली बनानी है, तो आपसे चलो उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। पर यहाँ पे क्या है कि आपको एकदम नया टास्क मिला, नया टास्क को आपको करना है, तो उसके लिए आप नई मशीन, पूरा प्रोसीजर आपको लग जाएगा। अच्छा, इसी के अंदर ही बहुत सारी डिज़ाइन की कैटेगराइजेशन है, वो आप बस नाम जान लीजिए, वो आप जब और थोड़ा डिटेल में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वो आएंगी। जैसे कि भाई होता है आपका रेशनल डिज़ाइन, बी होता है भाई एम्पेरिकल डिज़ाइन, फिर होता है आपका एलिमेंटल डिज़ाइन, डी हो गया। तो न्यू डिज़ाइन प्रोसीजर बहुत ही वास्ट है। साधारण भाषा में मैंने आपको बस डिफाइन किया है, पर उसके अंदर में देखिए रेशनल, वैसे डिज़ाइन प्रोसीजर जिनमें गणितीय मैथमेटिकल फार्मूलाज का यूज़ किया जाता है उनको हम लोग रेशनल डिज़ाइन कहते हैं। जिनमें हम इम्पीरिकल फार्मूलाज का यूज़ करते हैं, जिस डिज़ाइन प्रोसीजर में हम लोग इम्पीरिकल फार्मूला डाटा ड्रिवन होता है, यानी हमको कोई डाटा मिला उसके आधार पे हम फार्मूला बना लेते हैं। मैथमेटिकल फार्मूलाज तो आपको मालूम है, बट ये जो होते हैं ये अनुभव के आधार पे बनाए जाते हैं। ये फार्मूलाज कि भाई हाँ ये चीज़ होगी तो ये हमको रिजल्ट मिलेगा, तो इस आधार पे एक हम फार्मूला बनाते हैं, उसको इम्पीरिकल फार्मूला बोलते हैं, जो डाटा कलेक्ट करके बनाया जाता है, ठीक है। एलिमेंटल डिज़ाइन आता है जो ऐसा डिज़ाइन, कोई नया पार्ट हमको बनाना, जैसे पिस्टन पहली बार जिसने बनाया होगा, जिसने
में आपका सिलेंडर पहली बार जिसने क्रैंक की कल्पना की होगी कि क्रैंक ऐसा होगा, इस तरह मूवमेंट करेगा। तो ऐसा ये जो किसी भी बोर्ड मशीन के पार्ट्स का डिज़ाइन करने का जो प्रोसेस होता है वो एलिमेंटल डिज़ाइन का, क्योंकि नाम ही बता रहा है एलिमेंट हमने थ्योरी ऑफ मशीन में देखा था। जो मशीन एलिमेंट क्या होते हैं, लिंक जो होते हैं उनको मशीन एलिमेंट या काइनेमेटिक एलिमेंट या एलिमेंटल लिंक भी बोला जाता है। यानी एक यूनिक लिंक दूसरे लिंक से जुड़ के जो मोशन करता है, तो उसका मोशन कैसा होगा, कितना टॉर्क जो हो उसको झेलना पड़ेगा, वो किस आरपीएम पे काम करेगा, क्या लोड बियर करेगा, कितना स्ट्रेसेस लगेगी। तो ये सब देख के हुए हम एक मशीन पार्ट को की कितनी विड्थ होगी, कितनी थिकनेस होगी, कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, तो ये सब हम लोग किस प्रक्रिया के तहत करते हैं, एलिमेंटल डिज़ाइन के अंदर। अब आता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड में क्या होता है कि जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं 2D 3D, फिर कलर मटेरियल जो भी है, तो हम कंप्यूटर के ऊपर में करते हैं ऐसा डिज़ाइन प्रोसीजर। ठीक है, डाटा लेके डाटा कलेक्शन करते हैं। फिर ये ड्राइंग तो खैर आपको भी अब जो प्रोसीजर डिज़ाइन प्रोसीजर बताऊंगा तो कहाँ आती है वो आपको पता चलेगा, पर ये भी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। न्यू डिज़ाइन करने में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बहुत हेल्प करती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। हाँ, तो ये तो हो गया आपका डिज़ाइन के क्लासिफिकेशन। आपसे कई बार पूछ लेता है भाई एडेप्टिव डिज़ाइन क्या होता है या डेवलपमेंट डिज़ाइन क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। एडेप्टिव डेवलपमेंट में भाई एकदम सिमिलर लगता है कि पहले ही वाली मशीन है उसी को हमने मॉडिफिकेशन कर दिया। तो एडेप्टिव डिज़ाइन और डेवलपमेंट डिज़ाइन में क्या अंतर हो जाएगा फिर। हाँ, क्यों नहीं अंतर होगा भाई, ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है और ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। डेवलपमेंट डिज़ाइन में क्या होता है कि हम कोई काम करने के लिए हम सोचते हैं कि कोई भी आसपास मौजूद जो मशीन है उसको कैसे सुधार करके हम यूज़ कर लें। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सोच होती है लॉन्ग टर्म होती है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है फाइनली वो एकदम रेडिकली ज़रूरी नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि उसमें इतना मॉडिफिकेशन हो जाता है कि वो एकदम यूनिक प्रोडक्ट बन के निकलता है। ठीक है। अब आता है आपका, जैसे कि आपके हमारे मिलिट्री टैंक्स देख लीजिए, वो डेवलपमेंट डिज़ाइन के अंदर में टैंक या जो ये व्हीकल है पहले भी थे भाई, जो आर्मर्ड व्हीकल बने, कवच वाले व्हीकल, आर्मर्ड व्हीकल हुआ करते थे टैंक। मतलब टैंक का स्टोरी ये है कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ये इनको एम्प्लॉय किया गया तो भाई कवच वाले व्हीकल थे, पर ये चीज़ महसूस किया गया कि हमारे अगर जो व्हीकल्स हैं वो उनमें कुछ गन वन भी हो तो, है ना। फिर ये देखा गया कि युद्ध तो किसी भी टेरेन पे लड़े जाते हैं, कोई भी सतह पे हो सकता है भाई, रेत में, कीचड़ में, दलदल में, मैदानों में, पठारों में। तो आया है ये हमारे टायर्स जो हैं वो बहुत तरह के अरेंजमेंट सोचेंगे कि ये टायर यूज़ कर लेंगे, पर ये मान लिया गया अगर टायर और ट्यूब वाला समझ हो, कोई भी व्हीकल होगा जिसके उसमें टायर ट्यूब लगे होंगे तो वो तो ज़्यादा देर लड़ाई में यूज नहीं कर पाएंगे आप उसको। तभी किसी के दिमाग में आया कि भाई कैटरपिलर जो जीव होता है वो कैसे ट्रैवल करता है, उसी तरह से उसने वहाँ पे चेन ड्राइव लगा दी, वो उसको कैटरपिलर ड्राइव लगा दी जो टैंकों के नीचे लगी होती है। वो किसी भी सतह पे पंचर वंचर होने का टेंशन नहीं, हर जगह सतह को कुचल के आगे बढ़ जाती है। तो वो एक डेवलपमेंट डिज़ाइन का एग्जाम्पल है। और एडेप्टिव डिज़ाइन होती है कि हम जो आप लोग प्रोजेक्ट भी बनाते तो कई बार क्या होता है वो जो चेन, स्प्रॉकेट, गियर ड्राइव, बेल्ट ड्राइव सब उसमें लगी होती है, आप थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि हाँ भाई हमको वर्क को यहाँ ट्रांसमिट करना है या हमको ये काम लेना है इस आरपीएम में, तो आप उसी पहले से एग्जिस्टिंग मशीन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, है ना। तो एडेप्टिव डिज़ाइन हो जाता है। फिर न्यू डिज़ाइन में आपको बहुत तरह के डिज़ाइन वो दिए गए हैं, क्लासिफिकेशन, रेशनल, एम्पिरिकल, एलिमेंटल, कंप्यूटर और भी हैं, पर इतने 4 बता दिए तो बहुत सफिशिएंट है कि आपको मान लिया जाएगा भाई हाँ डिज़ाइन के क्लासिफिकेशन पता है अच्छे से। हाँ, तो टाइप ऑफ डिज़ाइन होने के बाद में आता है नेसेसिटी ऑफ डिज़ाइन, कि अब इतने देर में जब मैं आपको उसी से ही एक मतलब टेक्निकल विद्यार्थी को, टेक्निकल स्टूडेंट को ये अंदाज़ा लग जाएगा कि डिज़ाइन करने की हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर आपने क्लासिफिकेशन देखा तो आप बता सकते हो इजीली कि क्यों पड़ती है भाई टास्क के ऊपर पे। हाँ, एक सवाल होता है कि भाई हम इंसान समय के साथ साथ मशीनों पे इतने निर्भर क्यों होते चले गए, है ना। ये तो भाई कोई इतना कोर टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, ये कोई पूछेगा भी नहीं कि हम इंसानों को मशीनों की ज़रूरत क्यों पड़ी। कोई बोल सकता है भाई हमारा काम आसान करते थे, हाँ तो फिर और जानवर जो हैं और जीव जो जंतु हैं वो क्यों नहीं मशीनों पे भाई इतने, मतलब आप ये मत समझिए कि इल्म की बात कर रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि
मशीनों की हमको ज़रूरत इतनी ज़्यादा निर्भरता क्यों होते चलेगी? हमने टूल्स तो बना ही लिए थे हर चीज़ के, औजार जिनका यूज कर रहे थे स्टोन एज से, तो मशीनों की ज़रूरत क्यों पड़ी? उसकी वजह ये थी कि जब हम कहीं भी टूल्स यूज़ करते हैं, आपने एक्शन और रिएक्शन फोर्स पढ़ा है ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कि हम कहीं भी एक्शन लगाते तो रिएक्शन होता है। तो जब हम टूल्स भी यूज़ करते थे तो हमारी बॉडी पे उसका रिएक्शन होता था, रिएक्टिव फोर्स लगता था। हैमर कर रहे हो तो हैमर से जो जितने फोर्स से आपने हैमर मारा उतने फोर्स से वो आपको हाथ पे झटका देती थी, ठीक है। स्टैप करते थे आप किसी को, या आपने बहुत ही अच्छे धनुष बना लिए जिनकी बहुत अच्छी रेंज है, और आप जब उनको स्ट्रेच करते थे तो अच्छा खासा लोड लेते थे वो हमारी बॉडी पे। तो इस रिएक्शन फोर्स, क्योंकि हमारी शरीर की कमजोरी की वजह से हमने टूल्स यूज़ करना शुरू किया, पर धीरे धीरे उत्तरोत्तर ये भी हो गया कि हमारी बॉडी इतनी सफिशिएंट नहीं है, एफिशिएंट नहीं है कि वो रिएक्शन फोर्स को भी वो झेल सके। तो फिर हमने सोचा कि अरे हम क्यों झेले, हमारी जगह दूसरा लिंक झेल लेगा, हम कोने में खड़े हो जाएंगे। तो फिर धीरे धीरे आया अब कि हम मशीनों को हम ही क्यों रन करें भाई, इलेक्ट्रिकल पावर रन करें। इलेक्ट्रिकल पावर, स्विच दबा दीजिए भाई, लिफ्ट चल जाती है। हर जगह हमने मैकेनिकल पावर को अप्लाई कर दिया कि वही फोर्स झेले, वही रिएक्शन फोर्स झेले। हमने हमारी बॉडी को इस मैकेनिज्म से हटा ही दिया कि हम किसी चीज़ को, आज भी देखिए आप ड्रिल करते हैं तो बस बटन दबाते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर ड्रिल करती है। और इलेक्ट्रिकल मशीन के जो पार्ट होते हैं, ड्रिलिंग का जितना टॉर्क और रिएक्शन लगता है उन्हीं मशीनों पे लगता है। आपकी बॉडी एकदम फ्री रहती है। पहले जो गन्स आती थी, राइफल गन जो कॉइल करके चलाई जाती थी, तो आप जो शूट करते थे तो उसका झटका लगता था। और आजकल ऑटोमेटेड मशीनें आ गई हैं, बस आप मारो वही आपस में जर्क से हिलेंगी, आपको बस बटन दबाना है ना। तो ये रिएक्शन फोर्स जो होता है, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स, इस रिएक्शन फोर्स को हमारे शरीर पे ना लगे, इसीलिए हमने मशीनें डेवलप की। तो अब आते हैं नेसेसिटी, ये तो मूलभूत प्रश्न पे आते हैं हम लोग, नेसेसिटी ऑफ डिजाइन। ठीक है, नेसेसिटी ऑफ डिजाइन क्या होती है कि डिजाइन की जरूरत क्यों पड़ी? तो वो तो मैंने जो आपको बताया वो आप कहीं मेंशन, मतलब अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ के लिए रखिए। ऑफिशियल आंसर में आप लिखेंगे डिजाइन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमको अलग अलग टास्क होते हैं भाई, जो कि हम नहीं डिटरमाइन करते। हमारी इतनी बड़ी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए ह्यूमन लेबर आज के टाइम पे एफिशिएंट नहीं है। किसी भी इंसान अगर खेतों में काम करेंगे तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वो खिला पाएँ। ठीक है, अगर हम ट्रैक्टर नहीं एम्प्लॉय करेंगे, बुआई कटाई छटाई के लिए मशीनें नहीं यूज़ करेंगे, तो हम इतने बड़े स्केल पे इतनी पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब हमको ज़्यादा मशीनों, ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उनके लिए ज़्यादा बड़ी मशीनें, ज़्यादा एफिशिएंट मशीनें चाहिए। एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आपको उसमें कुछ सुधार करने पड़ेंगे। वही डिज़ाइन के अंदर हम लोग करते हैं, मशीनों को डेवलप करना, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाना, हमारा पावर फ्यूल वो कम के कम खाएं। आप देखिए, अच्छा हाँ, अब आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो डिज़ाइन तो एक आविष्कार ही होता है ना। तो क्या आवश्यकता पड़ती है, कैसे क्या डिटरमाइन करता है कि हमको आवश्यकता पड़ेगी? अब जैसे देखते हैं कि हमारे फ्यूल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोयला हो गया, ऑयल हो गया, ये इनका ये एग्जॉस्टेबल है, कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। तो अब हमारे को जरूरत पड़ी कि भाई हम ऐसे सोर्सेज की तरफ भेजाएं जो कि रिन्यूएबल हो। तो अब हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? डिज़ाइन। सोलर पैनल हमने डिज़ाइन किया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सोलर चार्ज पावर्ड बैटरी जो गाड़ियाँ हैं आजकल आ गई हैं, है ना, या इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ियाँ, क्योंकि भाई पोल्यूशन फैल रहा है बहुत। तो पोल्यूशन से बचने की आवश्यकता ने हमको सोचने पे मजबूर कर दिया कि चलो ऐसी मशीन बनाए जो पोल्यूशन फ्री हो। उसके लिए हमारे पास व्हीकल था इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकली जो व्हीकल्स चलेंगे तो उनमें हमको पहले से मौजूद गाड़ियों में क्रांतिकारी बदलाव करने पड़ेंगे। पहले वाली गाड़ियाँ तो फ्यूल पे चलती थी जो कि टॉर्क पैदा करती थी। आज के इंजन को रन करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल पावर का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो फिर ये डेवलपमेंट डिज़ाइन के अंदर आ जाता है ये। तो ये आवश्यकता ने ही हमारे को ये नेसेसिटी ऑफ डिज़ाइन। तो अगर आप नेसेसिटी ऑफ डिज़ाइन बताएंगे तो ये बोलिएगा कि भाई हमारे टास्क बदलते रहते हैं समय और काल के अनुसार, हमारी आवश्यकताएं, भाई हमारी मशीनें हमारा कार्य करती है तो हमारे कार्य का उद्देश्य भी बदलता रहता है। तो ये डिज़ाइन का प्रोसेस जो है सतत प्रक्रिया है। हर कालखंड में 5 या 10 साल में हमारी आवश्यकताएं, हमारी रिसोर्सेज या एनवायरनमेंट हमको मजबूर करता है कि हम सुधार करें। तो ये सुधार की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए ही हमको डिज़ाइन प्रोसीजर एम्प्लॉय करना पड़ता है। इवन आप हर कंपनी में या जो भी बड़ी कंपनियां हैं वो
उनके पास में सेपरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है, R&D बोला जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसमें अच्छी खासी संख्या में डिज़ाइन इंजीनियर्स को जगह दी जाती है, क्योंकि वही कुछ समथिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब क्रिएटिंग समथिंग न्यू। तो जब कोई चीज़ उसकी परिकल्पना जो की जा रही है, उसकी आवश्यकता को समझा जा रहा है, तो उस हिसाब से हमको उसके लिए लगातार सोचते रहना पड़ेगा, प्लान करते रहना पड़ेगा, मैन मटेरियल रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे। तो ये वजह से ये नेसेसिटी, ये हमको डिज़ाइन की आवश्यकता सदैव पड़ती रहेगी। कहीं भी ऐसा कोई स्टेज नहीं आएगा कि अब हमने एकदम चरम डेवलपमेंट कर लिया है, अब आगे फर्दर डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये समय और काल के अनुसार हमको अपने एडेप्टेशन करते रहना पड़ेगा, नई नई चीज़ें बनाते रहना पड़ेगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि हाँ भाई अभी सफिशिएंट हो गया डेवलपमेंट। कंपैरिजन ऑफ डिज़ाइन एंड अनडिजाइंड वर्क, यानी कोई वर्क जो डिज़ाइन करके बनाया गया हो और अनडिजाइन करके वर्क करके बनाया गया हो। साधारण सा एग्जांपल लेते हैं, हम लोग जब घर बनाते हैं तो क्या सीधा ईंटा मोरंग गिट्टी सब लेकर जुट जाते हैं कि यहाँ दीवार बना देंगे? नहीं, सबसे पहले हमको उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। उसकी डिटेल ड्राइंग बनवाते हैं हम लोग, क्या मटेरियल कॉस्ट कितना रहेगा, मटेरियल कितना लगेगा, ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। अगर हम ये सब ध्यान नहीं रखें तो हम तो काम एकम्प्लिश्ड ही नहीं कर पाएंगे, और जैसे तैसे काम हमने कर भी लिया तो वो हमारा सारा समय, मानव श्रम और संसाधन जो हमने लगाए हैं उसका उद्देश्य ही हम नहीं पूरा कर पाएंगे, ठीक है। वहीं डिज़ाइन वर्क क्या होता है, मोर प्रिसाइज होता है, एक्यूरेट होता है, समय की बचत करता है, हमारे रिसोर्सेज बचाता है, बेटर रिजल्ट देता है, एफिशिएंट होता है और लॉन्गर टर्म तक हमको सपोर्ट कर सकता है। तो अगर आपको डिज़ाइन और अनडिज़ाइन वर्क में अगर आपको कंपैरिजन ड्रॉ करना हो तो आप बस यही बात बोल सकते हैं कि भाई ये तो हमारा उद्देश्य ही नहीं पूरा कर पाएगा, अगर करेगा भी तो उतनी एफिशिएंसी नहीं देगा, हमारे रिसोर्सेज की बर्बादी करेगा अनडिज़ाइन वर्क। पर डिज़ाइन वर्क जो होता है पूरा प्लान होता है, डिज़ाइन प्रोसीजर जो होता है पूरा प्लान्ड होता है, उसमें प्रॉपर थॉट प्रोसेस दिया जाता है। इस वजह से आपको अगर कंपैरिजन पूछा जाए कि डिज़ाइन एंड डिज़ाइन वर्क में क्या मेरिट्स हैं, ठीक है, वो आपको इतना जो हमने अभी डिस्कस किया उसी से ही 5-6 पॉइंट आप बन जाएंगे, और वाइवा में भी अगर कोई पूछता है तो आप धड़ाधड़ बता लेंगे कि क्या होगा अगर डिज़ाइन अनडिज़ाइन वर्क करेंगे, डिज़ाइन वर्क करेंगे। अब आते हैं डिज़ाइन प्रोसीजर पे कि डिज़ाइन प्रोसीजर क्या होता है। क्या डिज़ाइन करना सिर्फ चित्र बनाना होता है, फोटो बना दिया हो गया हमारा काम, नई डिज़ाइन बना दी हमने लैपटॉप पे बैठ के कैड की मदद से, हो गया डिज़ाइन वर्क? क्या उसमें और भी कोई डायमेंशंस हैं जिसको डिज़ाइन प्रोसीजर के अंदर पढ़ा जाता है? वो हम अभी देखते हैं कि डिज़ाइन प्रोसीजर क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या कैटेगरी, मतलब क्या कैसे ये कोई डिज़ाइन प्रोसीजर कैरी आउट किया जाता है, कैसे शुरुआत होती है, कैसे इसका अंत होता है, और इंटरमीडिएट में क्या क्या स्टेजेस आते हैं, ठीक है। आप समझते हैं कि डिज़ाइन प्रोसीजर होता क्या है एक्चुअल में। मशीन डिज़ाइन जो प्रोसीजर हम बोलते हैं कि मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो किस किस प्रक्रिया से गुजरता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होती है कि आवश्यकता, मैंने आपको बताया कि भाई हाँ हमको कोई आवश्यकता होगी। एक मैं आपको एग्जांपल तो इससे नहीं दूंगा, पर इंजीनियर्स जो डिप्लोमा इंजीनियर्स होते हैं इनके दिमाग की क्रिएटिविटी का मतलब इंस्टेंट थॉट का मतलब, ये अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अरब और इजराइल कंट्रीज़ में वॉर चल रही थी 1967 में। तो दिक्कत क्या हो रही थी कि भाई अरब इजराइल में एक डेजर्ट है, नेगेव डिज़र्ट बोला जाता है, तो वहाँ पे इजराइलीज़ ने महसूस किया कि भाई हमारी गाड़ी जो हैं मूव नहीं कर पा रही उतनी अच्छी से, रेत में धंस धंस जा रही हैं। आर्मी का युद्ध के समय मूवमेंट होना, टाइम पे पहुंचना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उनकी जो मैकेनाइज्ड डिवीज़न का कोई एक जूनियर इंजीनियर था, उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हम टायर की जो हवा जो स्टैंडर्ड हम रोड पे चलने के लिए बनाते हैं आधी कर दें, हाफ कर दें, तो क्या होगा, टायर का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, वो बिना धंसे एक जगह से, हाँ स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी पर गाड़ी का धंसना बड़ी समस्या है। गाड़ी अगर रेत में धंस गई तो उसको निकालने में आदमी भी लगते हैं, टाइम भी जाता है, मूवमेंट है इंटर होती, पर गाड़ी आपकी धंसेगी नहीं और अप्रॉक्स हाफ आधी स्पीड पे पर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट आसान रहेगी,
ठीक है, बिना धसे गाड़ी की। तो उसने ये यूनिक इंजीनियस आइडिया दिया, ये जीनियस आइडिया उन लोग इजराइलीज़ ने एम्प्लॉय किया और उन्होंने युद्ध में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, अब आते हैं जब यही 71 की वॉर हुई 1970 में, फिर इजराइल का दूसरी जगह तो जो विरोधी पक्ष था मेरे ख्याल से इजिप्ट देश था, मिस्र, तो उनके इस समय जूनियर इंजीनियर्स ने बहुत ही अच्छा यूनिक इंजीनियर्स, इजराइल ने स्वेज नहर पे पूरा कब्जा कर रखा था। तो सबसे बड़ी समस्या थी कि टैंक गाड़ी कैसे लेके जाएं, इतनी बड़ी रेत की दीवार बना रखी है। तो अगर आपको इजराइल को मतलब उस नहर पे कब्जा करना है तो सबसे पहले वो रेत की दीवार पार करनी पड़ेगी। तो उस समय भी, इस समय इजिप्ट के जूनियर इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर जो था, उसने दिमाग लगाया, उसने बोला कि अगर नहर के पानी को हम हाई प्रेशर से यूज़ करें तो हम रेत की दीवार को आराम से, उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया था उससे पहले कि भाई रेत की अगर दीवार है तो अगर हम उसमें बम फोड़ें या हैंड ग्रेनेड फेंकें या गोला चलाएं तोप का, कैसे इसको हम हटाएं रास्ते से, भाई बहुत कम समय मिलेगा आपको पार करने का, उतनी देर में इजरायली डिफेंस वाले अटैक कर देंगे आप पे, तो आपको धड़ाधड़ एकदम धड़ल्ले से पार होना है, एकदम पूरी एकदम उनको घेर लेना है। तो उसमें उन्होंने बोला कि भाई हम हाई प्रेशर पंप का यूज़ करें। और जब उन्होंने अपने यहाँ पे जहाँ वो प्रैक्टिस कर रहे थे युद्ध के लिए, उतनी बड़ी दीवार बना के कि भाई हम अगर इतनी बड़ी दीवार है, पूरी एक यूनिट को पार करनी है 80 आदमी 100 आदमी की, तो उन्होंने पंप का यूज़ किया, पूरी रेत की दीवार 2 मिनट में ढह गई और शट आराम से एकदम एक ही बार में। और उन्होंने एक्चुअली युद्ध में जब इसको एम्प्लॉय किया तो एकदम सक्सेस पाई। तो ये देख रहे हैं कि ये क्रिएटिविटी कैसे इंजीनियर्स की काम करती है इस सिचुएशंस में, है ना। समाधान लोग पूछते हैं, टेक्निकल लोगों से ही पूछते हैं, कोई भी इंडस्ट्रीज है या कुछ भी मैकेनाइज्ड काम हो रहा है तो अगर उस समय फिर वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स के पास में जाते हैं कि अच्छा ये समस्या आ रही है, आप इसका क्या समाधान बताएंगे। तो इतना इंजीनियस होना पड़ता है, साइंस के जो लॉज होते हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको, कि प्रेशर कैसे काम करेगा। दोनों ही केस में उन्होंने एयर प्रेशर को आधा किया तो भाई रोड रेत में गाड़ी धंसने से बच गई, इधर उन्होंने वाटर प्रेशर का यूज़ किया हाइड्रोलिक्स का और रेत की दीवार ढहा दी 2 मिनट में। तो अब आते हैं विषय पे कि डिज़ाइन प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले कहता है नीड और एम। आपका कोई ऐसी नीड स्पेसिफिक हो गई कि भाई आपको डिज़ाइन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट को ये ऑर्डर दिया गया, उनसे ये कहा गया कि भाई हमको ये जो मशीनें हैं अच्छे से एम्प्लॉय नहीं कर पा रही, यहाँ प्रोडक्शन रेट हमारा घट रहा है या फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं, तो आप इसमें क्या डिज़ाइन, क्या आप सजेशन दे रहे हैं या इसको कैसे आप बेटर बनाएंगे। या कोई नया टास्क है, जैसे कि कोई खास तरह की भाई गहरी जो खदानें होती हैं, आप उनके गाड़ियों के कभी आप देखिएगा जो माइनिंग की मशीनरी होती है, वो माइनिंग की मशीनरी कई जगह तो ऐसी हैं दुनिया में कि सिर्फ उसी माइन को में खोदने के लिए ही एक प्रोटोटाइप मशीन बना के उधर एम्प्लॉय कर दी गई। वैसी मशीन दुनिया में कहीं नहीं, दूसरी जगह जो बड़ी बड़ी सोने की खदानें हैं ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, तो इस पे तो क्योंकि वहाँ की मिट्टी, हर जगह की मिट्टी अलग है, गहराई काम करने का तरीका, भाई खदान में जो मिनरल्स मिल रहे हैं वो अलग अलग ऊंचाई पे मिलते हैं, कहीं पे एकदम सरफेस पे मिल जाते हैं और कहीं पे थोड़ा गहराई में। तो उसके लिए भाई अब जहाँ गहराई पे खुदाई हो रही है उसके लिए तो भाई दुनिया में कहीं भी खरीदने जाएंगे उस तरह की मशीन मिलेगी नहीं। तो आप डिज़ाइन डिपार्टमेंट को बोलेंगे भाई ये इस जगह पे हमको चलानी है, तो आप इस एक एरिया को स्टडी करें और वहाँ की उसी हिसाब से मशीन या ऑटोमोबाइल बनाएं, गाड़ी बनाएं, है ना। तो सबसे पहली चीज़ है नीड और एम, कि हमारा उद्देश्य क्या है, या हमको भाई प्रोडक्शन की रफ्तार बनानी है। भाई आजकल तो आलू, आप एग्रीकल्चर में देख लिए तरह तरह की मशीनें आ गई हैं, थ्रेशिंग करने की मशीन, सब तरह की मशीन है। पहले तो सिर्फ ट्रैक्टर ही आता था, अब तो हर चीज़, आलू बोने की मशीन आ गई है। इवन ऐसे मशीन्स पे अब काम हो रहा है जो इंफ्रारेड तकनीक की मदद से, अल्ट्रासोनिक्स की मदद से पके हुए फलों को पता कर लेंगे, वो पिकअप करके वो बास्केट में रोबोटिक मशीनें कलेक्ट कर देंगे, ह्यूमन लेबर का काम ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले जाता है नीड और एम, कि हमारा डिज़ाइन करने का प्रोसेस मतलब क्या उद्देश्य है, हमारी आवश्यकता क्या पड़ी। अगर हमको कोई आवश्यकता पड़ेगी तभी डिज़ाइन प्रोसीजर शुरू होगा कि भाई आपको मैन मटेरियल और रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे इसके लिए। तो कभी भी कोई चीज़ डिज़ाइन प्रोसीजर स्टार्ट होता है, सबसे पहले होता है कि उसकी आवश्यकता जन्म लेती है, उसकी किसी चीज़ की हमको आवश्यकता पड़ी है। अब उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपको वो चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, उसकी परिकल्पना करनी पड़ेगी।
तो पहले आता है कि हमको कोई पहले टास्क मिला, हमको कोई टास्क दे दिया गया, भाई ये काम करने के लिए हमको मशीन बनानी है, तो आप बताइए इसको क्या कैसे बनाएंगे। फिर आता है टास्क को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं कि अच्छा ऐसे से काम होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, जिसको करने के लिए हम लोग मैकेनिज्म डिवाइस करते हैं कि अच्छा भाई हमको अगर मान लीजिए उस हाइट तक कटिंग करनी है, तो हम यहाँ पे अगर लेबर हमारा वहाँ पे फोर्स देगा तो वहाँ तक कटिंग इक्विपमेंट किस मैकेनिज्म के तहत जाएगा, कैसे गियर्स लगाए जाएंगे या चेन ड्राइव लगाई जाएगी या बाई बेल्ट ड्राइव लगाई जाएगी, हमारे काम के आधार पे डिपेंड होगा। ठीक है, तो किस मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म आप यूज़ करेंगे, जो थ्योरी ऑफ मशीन में वेरियस मैकेनिज्म आपने पढ़े हैं, उन्हीं मैकेनिज्म को एम्प्लॉय करेंगे, अलग अलग जगह पे माउंट करेंगे, फोर्स ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, मोटर कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे रोटर होगा, है ना। तो ये मैकेनिज्म का गहन अध्ययन किया जाता है उसके दूसरे चरण पे, डिज़ाइन प्रोसीजर के दूसरे चरण में हम मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई ये मैकेनिज्म अप्लाई किए जाएंगे। ठीक, अब जब हमने मैकेनिज्म पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि हम लोग काइनेमेटिक्स स्टडी करते हैं, यानी मास को निगलेक्ट करके सिर्फ मोशन पे ध्यान देते। तो हमने मोशन डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई हमारे पार्ट्स ऐसे ऐसे मोशन करेंगे। अब आता है एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। अच्छा, उन पार्ट्स पे आप फोर्सेस कौन कौन सी लगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने मैकेनिज्म डिसाइड कर लिया पर फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर दिया तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि भाई कि कितने पावर की मशीन लगाएंगे, कौन से मटेरियल से बनाएंगे, कौन सा मटेरियल प्रॉपर रहेगा इस चीज़ को यूज़ करने के लिए। तो मैकेनिज्म के बाद में आता है एनालिसिस ऑफ वेरियस फोर्सेस, जो कि उन मैकेनिज्म्स पे लगेगी, भाई एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, जो आप पॉइंट ऑफ एक्शन होगा, जहाँ से आप पावर दोगे उस मशीन को, वो एक लिंक को देगा, वो दूसरे लिंक को ट्रांसफर करेगा, दूसरा तीसरे को, इस तरह करते हुए वो मैकेनिज्म कंप्लीट करेगा। और वो हमारा वर्क जब करेगा तो उसको रिएक्शन फोर्स भी मिलेंगी जब वो एम्प्लॉय करेगा। जैसे आपकी वो मशीन होती है भाई वुड कटिंग मशीन, पहले हम लोग एक्स से कुल्हाड़ी से काटते थे, पर आजकल जब वो पावर ड्रिवन मशीनें आ गई तो 2 मिनट में काट देती हैं। तो भाई उसको किस तरह डिज़ाइन किया गया कि ह्यूमन बॉडी के साथ में सेफ्टी भी रहे और वो काम करते हुए टूटे भी नहीं, क्योंकि लकड़ी के हिसाब से वो कितना हार्ड मेटल, कौन सी ग्रेड का स्टील यूज़ किया जाए कि ब्रेकिंग का कोई चांस ही ना हो, क्योंकि वो टूटेगा तो ऑब्वियस है आसपास खड़े हुए लोगों को और ऑपरेटर को भी जान को खतरा है। तो एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्या होता है एनालिसिस ऑफ फोर्सेस, क्यों जरूरी है, कि कौन सी फोर्सेस उस पर लगेंगी, आप लगाएंगे वो भी, और जो उसको रिएक्शन फोर्स मिलेगी जब वो किसी वर्क से कांटेक्ट में आएगा। तो एनालिसिस ऑफ फोर्सेस हो गया। अब आता है मटेरियल सिलेक्शन। जब आप फोर्स एनालाइज कर लेते हो तो फिर आप देखोगे भाई इसके लिए व्रॉट है, भाई कास्ट आयरन सही है कि मैलिएबल स्टील सही है, कि भाई हाई कार्बन स्टील जरूरी है, कि हाई स्पीड स्टील की जरूरत है, हाई स्पीड स्टील हाई स्पीड पे चलने वाले इक्विपमेंट में लगाया जाता है। आपके जो भाई कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन को कहाँ पे इजीली कास्ट यानी बॉडी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ना। स्टेनलेस स्टील मान लीजिए, ऐसे जो ओपन एरिया में या हाई ह्यूमिडिटी वाले अच्छी खासी आर्द्रता वाले एरिया में आपकी मशीन अगर ऑपरेट होने वाली है तो भाई स्टेनलेस स्टील से बनाइए ताकि उसको जंग ना लगे। तो एनालिसिस ऑफ फोर्सेस करने के बाद अगला चरण आता है मटेरियल सिलेक्शन का, कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ करें। तरह तरह के इंजीनियरिंग मटेरियल्स आपने पढ़े